नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र की पूरी सीरीज कंप्लीट कराई जा रही है बारी बारी से। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। चैप्टर नंबर 3 होगा, जो कि टॉपिक का नाम है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग आपको 25 प्रश्न आज आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि विगत जो भी यूपीएससी में पूछा गया है, किसी स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, वैसे ही प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाता है। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यूट्यूब में इतना सारा देखिए घटना चक्र का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो फिर इसे मैं क्यों करा रहा हूँ। देखिए, कराने के पीछे सबसे बड़ा जो मकसद है, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मकसद है, ये तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा रिवीजन के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस रिवीजन से कहीं इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि जो भी यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, अमूमन मैंने ये देखा है कि यूट्यूब में जनरली एक्सप्लेनेशन के साथ कोई नहीं यहाँ पे कराता है, सीधे गया और ठीक है लाइन बाई लाइन बोल के वो निकल गया। तो यहाँ पे मेरा मोटिव यही है कि जो भी क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन को एक रेफरेंस के तौर पे लेना है, एक रेफरेंस के तौर पे लेना है यहाँ पे। और इसके अंतर्गत जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्लस फैक्ट है, यहाँ तक कि मैंने भी अपने स्तर से बहुत सारा फैक्टों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कॉन्सेप्ट। क्लास ही में आपको पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हुए फैक्टरों के माध्यम से इसकी तैयारी करवाई जा रही है, जो कि टाइम टेकिंग होता है। और यकीन मानिए, एक बार इस टाइम टेकिंग प्रोसेस से आप अगर ठीक है पास हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो यकीन मानिए ठीक है फिर आपको एग्ज़ाम में कोई समस्या नहीं होगी। चाहे हम लोग सिविल सर्विस की बात कर लें, बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम में देखा गया है कि घटना चक्र से डायरेक्ट ही सवाल पूछा जाता है। तो अगर आप वनडे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसे देखते रहें। एक बार आपको टाइम देने की ज़रूरत है, फिर से आपको ठीक है समय आपका बर्बाद नहीं होगा, रिजल्ट आपके बिल्कुल हाथ में होगा। तो बिल्कुल आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू रूप से बने रहिए, ठीक है। आप लोगों को पूरे सिलेबस कंप्लीट कराई जा रही है। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप लोग शेयर जरूर करें, नए लोग हैं तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, कौन कौन सा क्षेत्र यहाँ पे सम्मिलित था। कमेंट आप लोग करते चले लाइव, बिल्कुल ठीक है। चैट यहाँ पे खुला हुआ है, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे श्रीनगर। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, श्रीनगर का क्षेत्र था। अब यहाँ पे रणजीत सिंह की बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग सिख धर्म की बात करते हैं। यहाँ पे सिख धर्म जिसके संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। उसके बाद से यहाँ पे देखा जाए तो सिखों में टोटल जो गुरु हुए 10 गुरु हुए। 10 गुरुओं में देखा जाए तो कुछ गुरुओं की यहाँ पे हत्या कर दी गई। जैसे यहाँ पे गुरु अर्जुन देव का नाम मिलता है, गुरु अर्जुन देव। उसी तरीके से यहाँ पे गुरु तेग बहादुर हो गया। लास्ट में देखेंगे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह। इन तीनों ही गुरुओं की यहाँ पे हत्या कर दी गई। सबसे बड़ा इसका कारण यही था कि मुस्लिम धर्म से उनका जो संबंध था, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे बिगड़ता चला गया। उस समय मुग़ल शासक, चाहे हम लोग जहांगीर की बात कर लें, औरंगजेब की बात कर लें, फ़र्रुखसैयर तक देखा जाए, ठीक है, तो इन लोगों ने इन मुस्लिम धर्म गुरुओं के नाक में पूरी तरीके से दम ठीक है किया हुआ था। लेकिन ये लोग भी पूरी तरीके से हिम्मत हारने वाला नहीं था। मुस्लिमों से, खासकर मुग़लों से लोहा लोन लेने में ये लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ा। भले ही इनको मार दिया गया, बहुत मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ही मतलब देखा जाए तो क्रूर तरीके से मारा गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने अस्तित्व के लिए मुस्लिमों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। उसके बाद से यहाँ पे सिखों के लिए ठीक है कह सकते हैं कि नया जो नेतृत्व मिलेगा बंदा बहादुर को, ठीक है। अब ये बंदा बहादुर ध्यान रखिएगा, चूँकि सिखों में यहाँ पे 10 ही यहाँ पे गुरु हुए हैं। उसके बाद से गुरु की परंपरा को ख़त्म कर दिया गया। जो भी कोई गुरु बनता, ठीक है, या तो उसकी हत्या कर दी जाती, एक सबसे बड़ा कारण था। तो बंदा बहादुर को आप कह सकते हैं कि एक लीडर के रूप में जब सिखों के कह सकते हैं कि ठीक है लीडर के रूप में सबको नेतृत्व, सबको इकट्ठा करने के लिए जब बंदा बहादुर का यहाँ पे उदय हुआ, तो इस समय देखेंगे तो फ़र्रुखसैयर के द्वारा, जो मुग़ल बादशाह था फ़र्रुखसैयर के द्वारा इसकी यहाँ पे हत्या करवा दी गई। अब इसकी हत्या जब करवा दी गई तो समझिए कि एक समय ऐसा लग रहा था कि पूरे के पूरे ये जो सिख कम्युनिटी यहाँ पे बर्बाद ही हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन यही था कि सिखों में से ही कोई ना कोई नेता यहाँ पे निकल के सामने आता रहा। और उस समय देखा जाए तो एक नेता का नाम आता है कर्पूर सिंह भी बोला जाता है, ठीक है। तो कर्पूर सिंह के नेतृत्व में देखा जाए, कर्पूर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे देखा जाए तो खालसा पंथ की यहाँ पे स्थापना की गई।
खालसा पंथ की स्थापना की गई। ठीक है, और इस खालसा पंथ के तहत यहाँ पे देखा जाए तो 12 मिसल की स्थापना की गई, 12 मिसल की स्थापना की गई। खालसा पंथ देखा जाए, ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हैं कि आप वर्तमान में इसे सेना से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, पूरे पूरे शस्त्र वस्त्र सब ये लोग धारण करके अपने जो भी सिख कम्युनिटी होती थी वे लोग इसकी सुरक्षा करते थे। अब 12 मिसल में देखेंगे तो जगह जगह, ठीक है, जो भी मिसलें हैं यहाँ पर खालसा पंथ यहाँ पे स्टेबलाइज होती थी और इनकी यहाँ पे रक्षा करती थी, रक्षा का आश्वासन देती थी। अब इन्हीं 12 मिसलों में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक मिसल माना जाता है जिसका नाम है सुकरचकिया मिसल, सुकरचकिया मिसल। अब इसी सुकरचकिया मिसल का जो मुखिया आप कह सकते हैं, मुखिया जिनका नाम था महासिंह, महासिंह, महासिंह के घर ही एक बहुत ही कह सकते हैं कि तेज तरार, ठीक है, व्यक्ति का, लड़के का यहाँ पे जन्म हुआ जिनका नाम है यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा तो बाद में बने, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह। माना जाता है कि रणजीत सिंह बचपन से ही, ठीक है, बहुत इनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महासिंह की देखेंगे तो जब महाराजा रणजीत सिंह के 12 वर्ष की उम्र थी तभी महासिंह की यहाँ पे मृत्यु हो गई। उसके बाद से शासन प्रशासन का सारा जो कार्यभार है इनके कंधों में आ गया। शुरुआत में इनकी माता ने और सुकरचकिया मिसल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो भी लोग थे इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया, लेकिन 17 वर्ष तक आते आते 17 वर्ष तक आते आते पूरा का पूरा जो कमांड था महाराजा रणजीत सिंह ने अपने हाथों में ले लिया। ध्यान रखिएगा, अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद से कुछ इनके द्वारा इम्पोर्टेंट कार्य किया गया, जैसे कि नंबर 1 साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार यहाँ पे किया गया। ध्यान रखिएगा, साम्राज्य विस्तार किया गया। एक बहुत ही मेमोरेबल मूवमेंट होता है 1799 का, ठीक है, दुरानी शासक जमान शाह, दुरानी शासक जमान शाह ये आता था पंजाब के क्षेत्रों की तरफ, ठीक है, आक्रमण करने के लिए। उसी आक्रमण के दौरान इसका एक तोप, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नदी में गिर गया था, चेनाब नदी में गिर गया था। उस चेनाब नदी से उसके तोप को निकलवा के महाराजा रणजीत सिंह ने, ठीक है, वापस अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों पे, काबुल के क्षेत्रों पे भिजवाया। तो बदले में जमान शाह ने, ठीक है, लाहौर पे रणजीत सिंह को परमिशन दे दिया कि जाओ तुम वहाँ पे कंट्रोल कर लो, और हुआ भी। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर पे जाके अपना कंट्रोल कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाहौर को महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कैपिटल बनाई, राजधानी भी बनाई। अब यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ आगे चल के, ठीक है, अभी देखेंगे तो कई सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे एक चीज़ और है यहाँ पे कि 1809 के आसपास अंग्रेज़ों से महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ पे अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अमृतसर के संधि में सतलज नदी को यहाँ पे बॉर्डर मान लिया गया। सतलज नदी को बॉर्डर मान लिया गया कि अंग्रेज इधर उत्तर पश्चिम की तरफ विस्तार नहीं करेंगे और महाराजा रणजीत सिंह इधर, ठीक है, कह सकते हैं कि दक्षिण पूरब के तरफ यहाँ पे विस्तार नहीं करेंगे। तो अंग्रेज़ों का एरिया अब देखा जाए तो यहीं तक सिमट गया, और इससे फ़ायदा मिला रणजीत सिंह को कि रणजीत सिंह ऊपर अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। जैसे कि कई सारा क्षेत्र है, जैसे कि मुल्तान हो गया, ध्यान रखिएगा, मुल्तान, कश्मीर हो गया, पेशावर हो गया। तो मुल्तान, पेशावर, कश्मीर, ऐसे कई सारे क्षेत्रों को देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा सिख साम्राज्य में मिलाया गया। तो अब यही प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन सा क्षेत्र था। तो यहाँ पे श्रीनगर होगा, श्रीनगर के अलावा यहाँ पे मुल्तान का क्षेत्र हो जाएगा, मुल्तान, इसके अलावा यहाँ पे पेशावर का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। कमेंट आप लोग करते चले, बहुत आसान सा इसका जवाब होगा। अभी मैंने इसका उत्तर बता ही दिया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सुकरचकिया मिसल, जिसके प्रमुख हुआ करते थे प्रमुख महासिंह, और इसी महासिंह के घर जो जन्म हुआ था पुत्र के रूप में रणजीत सिंह का यहाँ पे जन्म हुआ था। और रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्यवादी विस्तार नीति को अपनाते हुए देखा जाए तो 1799 में जो
लाहौर का क्षेत्र था, लाहौर का क्षेत्र था, इस पे अधिग्रहण किया और लाहौर को राजधानी बनाई, लाहौर को राजधानी बनाई। उसके बाद यही नहीं रुके, लगभग 1818 में जब अंग्रेज़ों से, ठीक है, देखा जाए 1809 में जब अमृतसर की संधि हो गई तो 1818 में मुल्तान पे कंट्रोल कर लिया गया। 1819 में कश्मीर पे कंट्रोल कर लिया गया, कश्मीर। और उसके बाद से 1834 में पेशावर के क्षेत्रों पे, पेशावर के क्षेत्रों पे कंट्रोल कर लिया गया। उस समय ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो अफ़गान जो शासक थे, खासकर हम लोग अहमद साहब अब्दाली वगैरह की बात करें तो उनका साम्राज्य बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। खासकर देखा जाए तो वर्तमान में जो पाकिस्तान का जो पंजाब का क्षेत्र है, ठीक है, सारा का सारा जो क्षेत्र था कभी उन लोगों के कंट्रोल में हुआ करता था। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? कमेंट आप लोग करते चले, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन मैं आप लोगों को कमेंट में ज़रूर देख रहा हूँ। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी का नाम क्या था? यहाँ पे लाहौर था। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि 1798 में जो अफ़गानिस्तानी जो शासक था, अफ़गान जो शासक था जिसका नाम था जमान शाह, जमान शाह ने पंजाब पे अटैक किया हुआ था, पंजाब पे अटैक किया हुआ था। और उसी अटैक में माना जाता है कि जब, ठीक है, वो लौट रहा था तो उसका जो तोप था चेनाब नदी पे गिर गया, चेनाब नदी पे गिर गया। अब उस समय तोप का जो महत्व बहुत ही अधिक हुआ करता था, आपको खुद समझना है। वो अपने आप में समझिए कि उस समय एक, ठीक है, मतलब विज्ञान का एक नया रूप के रूप में, एक प्रगतिशील के रूप के रूप में यहाँ पे मौजूद था तोप, ठीक है, सब कोई इसको नहीं बना सकता था। तो चेनाब नदी पे गिर गया और चेनाब नदी से फिर महाराजा रणजीत सिंह ने निकलवा के वापस इसको कहाँ भेजाया? अफ़गान में भेजवा दिया। अब इससे खुश हो गया जमान सिंह, और जमान शाह ने खुश होकर बोल दिया कि भाई लाहौर पे क्या कर लो तुम भाई, ठीक है, अगर अपना कंट्रोल करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने इसी का फ़ायदा उठाया और लाहौर पे महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया और इसको राजधानी भी बनाया गया, राजधानी बनाया गया। चलिए नेक्स्ट, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की? अदालत आला की स्थापना की। अमृतसर, लाहौर, फिरोजपुर, मुल्तान। अब आपको, ठीक है, यहाँ पे समझना है कि जो राजा है यहाँ पर रणजीत सिंह, राजधानी बनाया है लाहौर, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अदालत आला। कॉमन सेंस यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा कि जो क्षेत्र राजधानी होता है जनरली वहीं पे अदालतों की यहाँ पे स्थापना की जाती है, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लाहौर। राजा, देखिए, रणजीत सिंह की बात कर रहे थे। कुशल शासक की सबसे बड़ी जो खासियत होती है, सारे क्षेत्रों में कुशल प्रशासक के साथ साथ एक कुशल न्यायविद भी होता है, और यही माना जाता है कि राजा रणजीत सिंह के क्षेत्र में भी न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी, न्याय व्यवस्था बहुत यहाँ पे कठोर थी। आसान नहीं था यहाँ पे कि कोई अपराधी यहाँ से बच पाए, ठीक है। कह सकते हैं कि ये जो अदालत आला है राज्य की सर्वोच्च अदालत हुआ करती थी, सर्वोच्च अदालत हुआ करती थी। जैसे कि आज वर्तमान में भारत की अदालत कौन है? सर्वोच्च टॉप में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। और राजा रणजीत सिंह इसके स्वयं प्रधान न्यायाधीश होते थे, चीफ जस्टिस आप कह सकते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शासक ही क्या है, एक शासक ही पूरी तरीके से लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों ही क्षेत्रों का यहाँ पे हेड हुआ करता था उस समय। वही तो होता है मोनार्ची सिस्टम, जिसको हम लोग राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें पूरा, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, इसके अलावा यहाँ पे न्यायपालिका, ये तीनों ही जो एरिया होता है, ठीक है, इसका जो सर्वेसर्वा जो प्रमुख होता है वो राजा ही होता है। राजा जितना कुशल होगा इसको उतनी कुशलता से अप्लाई करेगा, लागू करेगा। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया हुआ था? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। पूरा कॉन्सेप्ट कहानी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे शाह शुजा। ध्यान रखिएगा, शाह शुजा से इसने प्राप्त किया हुआ था। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, अहमद शाह अब्दाली, आपको ध्यान होगा अहमद शाह अब्दाली, जो कि पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों को पराजित किया था, खासकर सदाशिव भाऊ को यहाँ पे पराजित किया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह जो अब्दाली का जो क्षेत्र हुआ करता था, इधर देखा जाए तो पंजाब तक के क्षेत्रों तक पूरा पूरा उसका साम्राज्य यहाँ पे फैला हुआ था। लेकिन 1773 में अहमद शाह अब्दाली की यहाँ पे मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद से देखा जाए, ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई बड़ा शासक मरता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसके साम्राज्य को लेके, राजा बनने को लेके समस्या यहाँ पे होती ही होती है। इसके बाद भी यहाँ पे देखा जाए, इसके साथ मैंने इसके, ठीक है, बाद के जो भी लोग थे, उन लोगों ने आपस में लड़ना मारना काटना यहाँ पे शुरू कर दिया। इसी दरमियान देखेंगे तो अहमद शाह अब्दाली का जो पोता था शाह शुजा, ठीक है, शाह शुजा यहाँ पे शासक बन गया, शाह शुजा शासक बन गया। लेकिन अहमद शाह अब्दाली का जो भाई था, जिसका नाम था महमूद शाह ने अपने सरदारों के माध्यम से, ठीक है, अपने सरदारों के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, लगभग 1809 के आसपास इसको काबुल के क्षेत्रों से भगा दिया। किसको? शाह शुजा से। अब शाह शुजा यहीं था, ये जब भाग के आया, ठीक है, तो अपने साथ ये कोहिनूर हीरा भी लाया और इसको लगा, उस समय तक देखा जाए, ठीक है, 1809 ईस्वी तक तो रणजीत सिंह के पास एक अच्छा खासा सैन्य व्यवस्था यहाँ पे स्टेबलाइज यहाँ पे हो चुकी थी। अंग्रेज लोग खुद ही बोलता था कि अगर इधर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे जो बड़ी जो सेना है वो तो हमारी है, कुशल सेना है, लेकिन हमारी सेना के बाद से दूसरी जो सबसे बड़ी जो सेना है, पूरा मतलब होता है ना, एक रणनीतिकार सेना के रूप में, तो महाराजा रणजीत सिंह के पास, इसमें कोई डाउट नहीं था। तो शाह शुजा आ गया कोहिनूर हीरा लेके किसके पास? महाराजा रणजीत सिंह के पास, कि चलो हमको वापस क्या करो भाई, हमारी सहायता करो और काबुल की गद्दी पे बैठा दो, बदले में हम तुम्हें क्या देंगे? कोहिनूर हीरा देंगे। तो यहीं से माना जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि महाराजा रणजीत सिंह को जो अफगानी शासक था शाह शुजा से यहाँ पे प्राप्त हुआ था। आशा करता हूँ अब ये सब सारा जो कहानी है, ठीक है, आप इसे नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। कमेंट आप लोग करते चले, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बार बार ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जाता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, महाराजा रणजीत सिंह। देखा जाए यहाँ पे तो सबसे, ठीक है, योग्य शासक हुआ, खासकर, ठीक है, जब भी हम लोग सिख साम्राज्य की बात करते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह की देन है। भले ही गुरुओं ने सिख लोगों को यूनाइट करना शुरू किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया, लेकिन उसको एक साम्राज्य में पूरा का पूरा जो स्टेबलाइज करने का जो कार्य किया, वो यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा ही यहाँ पे किया गया। और ये इसे पता था भली भांति कि भाई हमें मुग़लों से भी यहाँ पे लोहा लेना पड़ सकता है। लेकिन यही था कि जब महाराजा रणजीत सिंह का बड़ी तेज़ी से, देखेंगे ना, जब उदय हुआ जन्म के बाद से, तो उस समय देखा जाए तो मुग़ल लोग बहुत अधिक तक यहाँ पे क्या हो चुका था? डाउन हो चुका था। अंग्रेज़ों का ऑलरेडी बहुत तेज़ी से प्रसार हो रहा था, ठीक है। अब मराठों का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार यहाँ पे हो रहा था, अपने, ठीक है, क्षेत्र को, अपने साम्राज्य के लोग बढ़ा रहा था। तो वैसे में मुग़ल पूरी तरीके से दब गए। लेकिन अब चैलेंज तो कम नहीं था महाराजा रणजीत सिंह के साथ। अगर देखा जाए अंग्रेज़ों से सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज था, कुछ हद तक देखा जाए तो मराठों के साथ भी था, लेकिन, ठीक है, वहाँ पे हमें नहीं जाना है। यहाँ पे ध्यान रखना है सबसे योग्य शासक के रूप में, ठीक है, मुग़लों से देखा जाए तो बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा रणजीत सिंह का यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। किसके साथ मिलता है यहाँ पे? ठीक है, अंग्रेज़ों के साथ। लेकिन अंग्रेज़ों के साथ जैसे पता है कि 1809 में जो अमृतसर की जो संधि हो गई, ठीक है, इस संधि ने महाराजा रणजीत सिंह को बहुत अधिक राहत प्रदान किया। संधि देखिए नीचे भी बहुत सारा हुआ, आंग्ल मैसूर हुआ, आंग्ल मराठा, ठीक है, संधि हुआ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी संधियाँ में टूटती हुई नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे संधि चला, ठीक है, जब तक रणजीत सिंह था, अंग्रेज़ों को पता था बहुत योग्य शासक है। अमृतसर की संधि को तोड़ने का मतलब है कि हमें, ठीक है, समस्या होगी, बार बार उनके संसाधनों का, सैनिकों का, ठीक है, पूरा कह सकते हैं कि दोहन होता।
तो अंग्रेज लोग इस चीज़ को, ठीक है, हमेशा ही अमृतसर संधि को आंख मूंद के माना। लेकिन जैसे ही देखेंगे रणजीत सिंह के यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी तो अमृतसर की संधि पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा तोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। माना जाता है कि जैसे मैंने बताया है कि 12 वर्ष की आयु में महाराजा रणजीत सिंह के पिता की, जैसे मैंने पीछे आपको बता दिया, मृत्यु हो गई। लगभग देखा जाए, ठीक है, तो 1797 तक आते आते, सोचिए 1780 में रणजीत सिंह का जन्म हुआ और 1797 तक आते आते समस्त जो कार्यभार जो स्वयं इनके द्वारा यहाँ पे संभाला जाने लगा और उसके बाद से साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया। साम्राज्य विस्तार, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है, 1799 में सोचिए लाहौर पे कंट्रोल, लाहौर पे कंट्रोल, सोचिए यहाँ पे 1799 में लाहौर पे कंट्रोल, महज एक 19 साल का एक लड़का ही है जो लाहौर पे कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी यहाँ पे कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसमें करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा खड़क सिंह। ध्यान रखिएगा, खड़क सिंह। अब महाराजा रणजीत सिंह देखिए, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, उस समय चूँकि बहुत सारे जो शासक थे बहुत सारी पत्नियों को रखते थे, उससे माना जाता है कि रणजीत सिंह, बहुत सारे इतिहासकार लोगों के द्वारा बताया जाता है कि 20 से अधिक इनकी पत्नियाँ थीं, जिसमें सबसे जो फेमस हुई जिंद कौर। खूबसूरती की विशाल मतलब मिसाल दिया जाता है यहाँ पे जिंद कौर की, कितनी ये खूबसूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पत्नियों के जो, ठीक है, कह सकते हैं कि जो पुत्र हुआ, एक पत्नी का पुत्र था जिसका नाम था खड़क सिंह। तो जब महाराजा रणजीत सिंह की जब यहाँ पे मृत्यु हो गई तो उनका ही अपना पुत्र खड़क सिंह यहाँ पे राजगद्दी पर बैठा। ठीक है, जिंद कौर की यहाँ पे बात करें तो जैसे खूबसूरती के साथ साथ इनका भी एक पुत्र हुआ जिनका नाम था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह, यही जो दिलीप सिंह होगा सिख साम्राज्य का अंतिम यहाँ पे शासक होगा, अंतिम शासक होगा। उसके बाद से इस सिख साम्राज्य को अंग्रेज़ों के द्वारा विलय कर लिया जाएगा। ठीक है, विलय कर लिया जाएगा। तो देख पा रहे हैं किस तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा विलय किया गया। इधर देखा जाए तो विलय की प्रक्रिया इधर बंगाल के क्षेत्रों की तरफ से यहाँ पे शुरू हो गई। बंगाल के साथ साथ धीरे धीरे कर्नाटक का, और फिर वो मैसूर का क्षेत्र हो गया, मराठा का क्षेत्र हो गया। उसके बाद से देखा जाए तो फिर, ठीक है, इनका भी नंबर आता है, सिखों का भी नंबर आता है। उसके बाद से फिर लास्ट में बचा खुचा जो अवध का 1756 के आसपास में। ठीक है, तो सारे क्षेत्रों को देखा जाए तो अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, कहीं न कहीं यहाँ पे कंट्रोल कर ही लिया गया था। तो अंतिम जो शासक यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन है, यहाँ पे दिलीप सिंह। ध्यान रखिएगा, दिलीप सिंह। ठीक है, सिख राज्य का अंतिम राजा यहाँ पे कौन था? अब तो बहुत आसान सा सवाल हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दिलीप सिंह। ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दिलीप सिंह। ठीक है, जो कि कैसा था, यहाँ पे अवयस्क था, अवयस्क था। और इसकी संरक्षिका के तौर पे, इसकी संरक्षिका के तौर पे कौन थी? इसकी माता थी, और इसकी माता का नाम था जिंद कौर, जिंद कौर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिंद कौर। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? सही कथन आपको बताना है। कमेंट आप लोग करते रहिए। ठीक है, मैं कमेंट आप लोगों को देख रहा हूँ। चलिए, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया। देखिए, पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत है। ठीक है, गलत कैसे है? तो 23 अक्टूबर 1893 को, ठीक है, जो उनका निधन पेरिस में हो गया। ठीक है, सॉरी, ये गलत नहीं है, ठीक है, सही है। ठीक है, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ, बिल्कुल सही है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। तो आपको समझना होगा कि पेरिस में, फ्रांस में जब राजा दिलीप सिंह की मृत्यु हुई तो, ठीक है, उनका जो अंत्येष्टि हुआ था ब्रिटेन में ही यहाँ पे कर दिया गया था, ब्रिटेन में कर दिया गया था, इसीलिए बी गलत है। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। यहाँ से जब वो, ठीक है, जब पेंशन भोगी बना के अंग्रेज़ों के द्वारा खासकर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद से भेज दिया गया ब्रिटेन, तो वहाँ पे जाके माना जाता है, ठीक है, कि राजा दलीप सिंह के द्वारा यहाँ पे सिख धर्म को छोड़ के, ठीक है, ईसाई धर्म को अपना लिया गया था। ठीक है, ये भी गलत है। वह कभी रूस नहीं गए। तो यहाँ से जब आदमी गया, इंग्लैंड गया, ब्रिटेन गया, तो रूस की यात्रा में गए,
उसके बाद से ठीक है फ्रांस की तरफ आए, फ्रांस में ही जाकर पेरिस में उनकी मृत्यु हो गई। तो डी भी यहाँ पे क्या है, गलत है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। दिलीप सिंह, दिलीप सिंह, टाइम पीरियड है 1843 से लेके 1849 के बीच, 1843 से लेके 1849 के बीच। और जैसे मैंने बताया एक अभ्यस्त के शासक था, लड़का ही था, और इसकी संरक्षिका कौन थी, इसकी माता थी, संरक्षिका इसकी यहाँ पे माता थी। अब यही है कि देखिए अंग्रेज़ों की नज़र बिल्कुल गिद्ध की तरह सिख साम्राज्य में पड़ी हुई थी, खासकर उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था अंग्रेज लोग समझता था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था ये वही टाइम पीरियड है यहाँ पे, ठीक है। ये जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था, देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा बहुत आप लोगों को ठीक है ज्ञान होगा, आइडिया होगा, तो उधर ठीक है रूस हो गया, फ्रांस हो गया, एक से एक शासक यहाँ पे आया हुआ था। और ये जो सीमा था खासकर अंग्रेज लोग इसको बिल्कुल अनसिक्योर मानता था कि कोई यूरोप से कोई दूसरी शक्ति इधर प्रवेश ना कर जाए, रूस से कोई दूसरी शक्ति यहाँ पे प्रवेश ना कर जाए, ठीक है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को अंग्रेज़ों को हर हाल में क्या करना था, लेना ही लेना था। अफगानिस्तान में तो वैसे ही कंट्रोल कर लिया था सब। अब ये जो क्षेत्र था, इसीलिए जो 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, अंग्रेज़ों ने उस संधि को तोड़ दिया और फिर वे लोग ठीक है पंजाब को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए पूरी तरीके से अंग्रेज लोग ठीक है आतुर हो गया। और इसी दरमियान देखेंगे तो संरक्षिका जो थी जिंद कौर ने विरोध भी किया, जिंद कौर ने विरोध भी किया। और इसी विरोध के एवज में देखा जाए यहाँ पे तो ठीक है दो दो युद्ध होगा, इस युद्ध को आपको ध्यान में रख के चलना है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1845 से 46 के बीच, 1845 से 46 के बीच। और एक होगा यहाँ पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इसके टाइम पीरियड है यहाँ पे लगभग लास्ट में 1848-49 में, 1848-49 में। अब यहाँ पे यही समझना है कि कोई ऐसा योग्य शासक और प्रशासक बहुत अधिक यहाँ पे मौजूद नहीं था सिख साम्राज्य के क्षेत्र में जो अंग्रेज़ों से यहाँ पे लोहा ले सके। इसीलिए इन दोनों युद्धों के परिणामों के बावजूद कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला, ठीक है, निष्कर्ष ये निकला कि अब इसका यहाँ पे विलय कर लिया जाए। यहाँ से कुछ और टाइप के प्रश्न बन जाता है, जैसे प्रथम आंग्ल जब सिख युद्ध की बात होती है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात होती है यहाँ पे, तो कुछ संधि हुई है, जैसे कि लाहौर की संधि, लाहौर की संधि। एक और संधि नाम है जिसका नाम है भैरवाल की संधि। तो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न दे देगा कि भैरवाल की संधि कब हुई थी, ठीक है। तो कम से कम 1843 से लेकर 1849 के बीच में हुआ है, आइडिया लग जाएगा। ये भी दे देगा कि ठीक है भैरवाल की जो संधि है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भी यहाँ पे लगभग 3 संधियाँ हुई। जैसे एक यहाँ पे है रामनगर की संधि, रामनगर की संधि। दूसरी संधि है यहाँ पे ठीक है चिलियावाला, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चिलियावाला, चिलियावाला का भी इसे युद्ध भी बोला जाता है। पंजाब में एक क्षेत्र है चिलियावाला, ठीक है, चिलियावाला का। और एक होता है गुजरात का युद्ध, इसे तोपों का युद्ध भी बोला जाता है, गुजरात या फिर इसे तोपों का युद्ध भी इसे बोला जाता है। एकदम ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। और इसका फाइनली निष्कर्ष से निकला कि जो महाराजा ठीक है जो दिलीप सिंह था उसको 50,000 प्रति वार्षिकी, ठीक है, पाउंड दे के 50,000 पाउंड प्रति वार्षिकी यहाँ पे दे के इसको कहाँ भेज दिया गया, तो इसको यहाँ पे भेज दिया गया, ठीक है। कह सकते हैं कि डलहौजी के समय देखा जाए तो इसको यहाँ पे ब्रिटेन भेज दिया गया, ब्रिटेन भेज दिया गया, ठीक है। और डलहौजी ने यहाँ पे क्या किया, पंजाब के क्षेत्रों को चलाने के लिए, ठीक है, 3 स्तरीय, ठीक है, कह सकते हैं कि 3 स्तरीय, ठीक है, मतलब संस्था का एक तरीके से 3 परिषद का इसके द्वारा यहाँ पे विकास कर दिया गया। आगे इसका नाम भी पूछा जाएगा, ठीक है, डलहौजी के द्वारा। तो आशा करते इतना सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। 50,000 वार्षिकी पाउंड दे के इसको ब्रिटेन भेज दिया गया। ब्रिटेन से कहाँ गया, रूस की यात्रा भी किया। और पेरिस जब गया तो पेरिस में ही राजा दिलीप सिंह की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद दोबारा ब्रिटेन में ले जाकर दफनाया गया। मृत्यु से पहले राजा दिलीप सिंह के द्वारा सिख धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लिया गया था। नेक्स्ट,
सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? देखिए अब कितना आसान हो जा रहा है, ठीक है। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दलीप सिंह। दिलीप सिंह भी बोला जाता है, दिलीप सिंह, ठीक है। कब? तो सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध के बाद, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद से, ठीक है, पंजाब का यहाँ पे विलय कर दिया गया और दिलीप सिंह को पेंशन दे के कहाँ भेज दिया गया? ब्रिटेन भेज दिया गया, रूस गया, पेरिस भी गया, पेरिस में मृत्यु हो गया और उसकी अंत्येष्टि कहाँ की गई? वापस ब्रिटेन में अर्थात इंग्लैंड में की गई। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से 3 परिषद का सदस्य कौन यहाँ पे सदस्य यहाँ पे नहीं था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देख के चलिए, ठीक है। तो मैंने बताया अभी कि जब द्वितीय आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ उसके बाद से 1849 में डलहौजी के द्वारा पंजाब को चलाने के लिए 3, ठीक है, कह सकते हैं परिषद का यहाँ पे निर्माण किया, 3 की परिषद का, ठीक है, जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें सर हेनरी लॉरेंस को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया और उसमें जॉन लॉरेंस एक सदस्य रहे। जॉन लॉरेंस के साथ साथ चार्ल्स ग्रेनविल भी एक सदस्य थे, इसके सदस्य थे, ठीक है। तो 3 लोग यही है, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल, यही लोग पंजाब को पूरी तरीके से क्या कर रहा है? चला रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सदस्य नहीं था? सदस्य अब यहाँ पे देख रहे हैं, रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी नहीं है, एच.एम. इलियट नहीं है। तो यहाँ पे आयोग के द्वारा गलत प्रश्न बना दिया गया है। यहाँ पे 2 उत्तर हो जाएगा, ए और बी, ठीक है, ए और बी। और जब भी 2 प्रश्न, मतलब एक प्रश्न का जब भी 2 उत्तर होता है गलती से, तो आयोग के द्वारा यही किया जाता है, या तो उसको सबको, ठीक है, कॉमन नंबर दे दिया जाता है बराबर वेटेज का, या फिर अधिकतर मात्रा में ये किया जाता है कि उन प्रश्नों को, ठीक है, मार्क्स से हटा दिया जाता है, ठीक है। मार्क्स हटाने का मतलब कि सपोज करिए अगर बीपीएससी के प्रश्न 150 नंबर के प्रश्न है तो 149 प्रश्न का ही, ठीक है, मतलब 149 प्रश्नों के आधार पर ही कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे हटा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से लेकर 69 ईस्वी में कौन यहाँ पे विजय हुआ? अब यहाँ पे बात किसकी आ गई है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की यहाँ पे बात आ गई है, ठीक है। कमेंट करना है आपको, अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का यहाँ पे निजाम, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित कौन हुआ था? ठीक है, पराजित अंग्रेज लोग हुआ था। पूछ रहा है विजय कौन हुआ? तो हैदर अली यहाँ पे विजय हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है, मतलब समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से मैसूर राज्य का उदय हुआ, किस प्रकार से हैदर अली का उदय हुआ। तो थोड़ा पीछे आपको जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, मैसूर का उदय किस प्रकार से हुआ। थोड़ा आप लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आसानी से फिर कोई भी प्रश्न आएगा आसानी से आपसे सॉल्व कर लेंगे। देखा जाए यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध, नीचे आप लोग कमेंट करेंगे कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है, ठीक है। इस तालीकोटा के युद्ध में देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद से जो दक्कन के जो सुल्तान थे, दक्कन के सुल्तान 5 सुल्तान थे ना, 5 क्षेत्रों के जो सुल्तान थे, जिसमें, ठीक है, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया, ठीक है, उसके अलावा बीदर हो गया, बरार, ठीक है, बीजापुर। तो ऐसे 5 सारे जो भी दक्कन के जो सुल्तान थे, इन सारे लोगों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की कमर तोड़ दी। अब विजयनगर साम्राज्य की कमर टूटने का मतलब है कि विजयनगर साम्राज्य का विघटन, तालीकोटा का युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। और विजयनगर के साम्राज्य में ही देखा जाए तो कई सारे छोटे मोटे स्वतंत्र शासकों का यहाँ पे जन्म हुआ। तो इसी विघटन के दरमियान आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा मैसूर के क्षेत्रों में एक कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखते चलिए, आगे आपको काम देगा। मैसूर के क्षेत्रों में वोडियार वंश का यहाँ पे उदय हुआ। वोडियार वंश का कहाँ हुआ? मैसूर के क्षेत्रों में एक स्वतंत्र शासक के रूप में एक वंश आया जिसका नाम है यहाँ पे वोडियार वंश। बहुत इम्पोर्टेंट है वोडियार वंश। इसी वोडियार वंश का ध्यान रखिएगा, जो वोडियार वंश का जो अंतिम जो शासक होता है जिसका नाम है, ठीक है, चिक्का कृष्णराज द्वितीय। देखा जाए नाम मात्र का शासक था। इसकी जो सारी जो शक्तियाँ थी इसके 2 मंत्रियों को हाथों में थी, जिसमें एक का नाम था नंगराज था
नंगराज था, ठीक है। वहीं दूसरा का नाम यहाँ पे था नंगराज के साथ साथ, ठीक है, देवराज था, ठीक है, नंगराज, और दूसरा का नाम था यहाँ पे देवराज। एकदम ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। अब इन्हीं दोनों की देखा जाए कहीं न कहीं, ठीक है, अयोग्यता का लाभ उठाते हुए हैदर अली को वापस हैदर अली को हैदर अली को हैदर अली को कंट्रोल करने का मौका मिला। माना जाता है कि हैदर अली का पिता इनके अंतर्गत काम करता था। हैदर अली बिना एक भी अक्षर पढ़े हुए, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, नंगराज वित्त मंत्री था, देवराज सेनापति था, इन दोनों को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए मैसूर के क्षेत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया। अर्थात आप कह सकते हैं कि हैदर अली ने बिल्कुल ही सत्ता का परिवर्तन कर दिया। एक हिंदू साम्राज्य से किस प्रकार का साम्राज्य बन रहा है, हिंदू साम्राज्य से खुद सोचिए मुस्लिम साम्राज्य का यहाँ पे उदय हो रहा है। मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ है हैदर अली के नेतृत्व में। अब यही है कि दक्षिण भारत में देखेंगे, खासकर मैसूर के क्षेत्रों की तरफ, इधर केरला हो गया, कर्नाटक के क्षेत्रों की तरफ, तो वहाँ पे भी मुस्लिम लोग, ऐसा नहीं है, बहुत पहले से, लगभग जब मुस्लिम धर्म का उदय हुआ तभी से देखेंगे तो बहुत सारे जो मुस्लिम जो व्यापारी हैं वो आके, ठीक है, जो मलाबार तट पे बस रहे हैं, तो उनकी भी जनसंख्या थी। लेकिन इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाते हुए हैदर अली ने बहुत सारे हिंदुओं को भी बड़े बड़े पोस्ट पे रखा, सेना अधिकारी वगैरह सब बनाया, ठीक है। तो कुल मिला के एक धार्मिक सहिष्णुता की निधि के माध्यम से हैदर अली ने अपने साम्राज्य को चलाया। अपनी सेना की गतिविधियों को, सैनिक गतिविधियों को बहुत मजबूत किया। जैसे कि हैदर अली ने डिंडीगुली के क्षेत्र में, डिंडीगुल के क्षेत्र में देखेंगे जो वर्तमान में तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पे इसने फैक्ट्री बनाया, बहुत ही आधुनिक फैक्ट्री कहा जाएगा, ठीक है। आगे चल के फ्रांसीसियों को भी इसमें सहायता मिलेगा, फ्रांसीसियों से इसकी सहायता मिलेगा। तो एक कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने वाला, नवीन नवाचार से युक्त, ठीक है, तोप हो गया, गोला बारूद, सब यहाँ पे इस डिंडीगुली के क्षेत्रों में, ठीक है, यहाँ पे होगा ही होगा। तो इसी का फ़ायदा मिलेगा। जब देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो देख पा रहे हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, ठीक है, अंग्रेज लोग उस समय, ठीक है, देखा जाए तो एक मजबूत शक्ति के रूप में ही उभर रहा था। शुरुआती तौर पे ही हैदर अली ने उनको, ठीक है, उनके चारों खानों को चित कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यही कारण बनता है यहाँ पे हैदर अली, अब यही समझिए, यहाँ पे इधर हो गया मैसूर की तरफ हैदर अली, इधर हो गया सब अंग्रेज, इधर हो गया यहीं पे फ्रांसीसी। अब हैदर अली का फ्रांसीसियों से बन नहीं रहा है, सॉरी, अंग्रेज़ों से नहीं बन रहा है। यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अंग्रेज़ों से बन नहीं रहा है। इधर कौन है, यहाँ पे मैसूर का क्षेत्र है, मैसूर का क्षेत्र है, और यहाँ पे फ्रांसीसी, जैसे आपको पता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध तक आते आते फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया है। तो अब फ्रांसीसी जो है बिल्कुल ही हैदर अली को, अर्थात मैसूर को, ये लोग, ठीक है, सपोर्ट देंगे ही देंगे। और यही कारण है कि डिंडीगुल फैक्ट्री में देखेंगे तो आधुनिक हथियारों का, अगर मतलब कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसके सबसे बड़ा जो कारण था फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी लोग इसको पूरी तरीके से सहयोग देगा। आगे चल के यही तो कारण है ना, फ्रांसीसियों से निकटता की वजह से ही जो हैदर अली का जो पुत्र था, जिसका नाम था टीपू सुल्तान फ्रांसीसी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित था। आगे चल के वो जैकोबियन दल का सदस्य ही बना। तो पूरी तरीके से एक दूसरे से कोरिलेटेड इंटरलिंकिंग टॉपिक है। याद करेंगे, याद कभी नहीं होगा, एक बार समझ लेंगे किसी भी प्रश्न का, ठीक है, आप जवाब देने के लिए बिल्कुल यहाँ पे सक्षम होंगे। अब यहीं से शुरू हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, फ्रांसीसी मैसूर एक साथ, अंग्रेज एक साथ, और इसी दरमियान में यहाँ पे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। 4, ध्यान से देखते चलिए, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। जैसे कि इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध, जैसे कि प्रथम की हम लोग बात करें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे होगा, जिसमें मद्रास की संधि होगी, मद्रास की संधि। तो ये भी पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि पूछ रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजय हुआ? हैदर अली विजय हुआ। और इसमें कौन संधि की गई थी? तो मद्रास की संधि इस पे की गई थी, हैदर अली इसमें विजय हुआ। फिर यहाँ पे होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर। इसी दरमियान देखेंगे तो माना जाता है कि हैदर अली की मृत्यु हो गई, ठीक है, कोई बोलता है कैंसर से, कोई बोलता है कि युद्ध में चोट वोट लग गया था, खैर, ठीक है। तो
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही यहाँ पे हैदर अली की मृत्यु हो गई, हैदर अली की मृत्यु हो गई। फिर इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कार्य कौन किया? टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान इसका जो पुत्र था। और ये युद्ध मैंगलोर की संधि से, मैंगलोर की संधि से ख़त्म हुआ। अब यही संधि पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद होगा यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल, एकदम ध्यान से देखते चलिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि टीपू सुल्तान इस पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से, श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ। बहुत ही ये माने एक तरीके से देखा जाए तो टीपू सुल्तान की कमर ही इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तोड़ दी गई, ठीक है। आधा साम्राज्य टीपू का ले लिया गया, 3-3 करोड़ का हर्जाना लगा दिया गया। उसके बाद फाइनली होगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। और इसमें टीपू सुल्तान मारा जाएगा, इसके पुत्रों को भी यहाँ पे मार दिया जाएगा। और पुनः अंग्रेज़ों के द्वारा एक छोटे से क्षेत्र पे, ठीक है, अभी कौन साम्राज्य चल रहा था? मुस्लिम साम्राज्य चल रहा था। तो मुस्लिम साम्राज्य से पुनः ये लोग सत्ता परिवर्तन करके हिंदू साम्राज्य को दे देगा, हिंदू साम्राज्य का, ठीक है। अर्थात जहाँ से उदय हुआ था ओडियार वंश, ओडियार वंश के ही, ठीक है, एक 5 वर्ष के बालक वे लोग प्रतीकात्मक तौर पे मैसूर का, या फिर कह सकते हैं, ठीक है, मतलब शासक बना देगा सब ओडियार वंश के। तो पुनः देख पा रहे हैं यहाँ पे कैसे टिट फॉर टैट हो गया, जैसा का तैसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया? किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। मैंने बताया था हैदर अली के नेतृत्व में, हैदर अली के नेतृत्व में। तो पहले जो डिंडीगुल का जो क्षेत्र था इधर तमिलनाडु की तरफ पड़ता था। तो डिंडीगुल के क्षेत्रों को हैदर अली का एक बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो सेनापति था, जिसका नाम था वेंकट राय, 1742 में वेंकट राय के द्वारा डिंडीगुल के क्षेत्र को, ठीक है, डिंडीगुल के क्षेत्र को यहाँ पे जीत लिया गया, ठीक है, जीत लिया गया। और फिर से इसी डिंडीगुल क्षेत्र में आधुनिक शस्त्रागार की यहाँ पे स्थापना की गई, आधुनिक, ठीक है। और मैंने जैसे बताया कि 1775 तक यहाँ पे देख पा रहे, ठीक है, कहीं ना कहीं फ्रांसीसी और जो मैसूर के जो शासक है आपस में मिल रहे हैं, बहुत अच्छा खासा इनको तकनीक मिला, ठीक है। तो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई फ्रांसीसियों की मदद से, फ्रांसीसियों की मदद से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि रॉकेट तकनीक हो गया, ठीक है, शस्त्रागार हो गया। तो यहाँ पे, ठीक है, टाइमर थोड़ा सा उल्टा हो गया। चलिए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया, हराया। हैदर अली को किस युद्ध में? पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। किसने हराया? कमेंट करिए आप लोग। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सर आयरकुट। पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया गया, ठीक है। हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया किसने? सर आयरकुट ने, सर आयरकुट ने। इसका संबंध देखा जाए तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 1780 से लेके 84 के बीच, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे लड़ा जाएगा। और ये वही टाइम पीरियड है 1781 का आसपास, ठीक है। हैदर अली को आयरकुट ने, जिसका नाम है सर आयरकुट, अंग्रेज सेनापति के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, सर आयरकुट ने, ठीक है, पोर्टो नोवा के युद्ध में इसको पराजित किया, ठीक है। अब उसके बाद से जो कमान संभाला इसके पुत्र टीपू सुल्तान ने, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कमान संभाला। और कौन संधि हुई थी? आप लोग कमेंट करेंगे। संधि हुई थी मैंगलोर की संधि के माध्यम से द्वितीय आंग्ल मैसूर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। कारण बहुत सारा है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों की बात करें तो जैसे मद्रास संधि का उल्लंघन किया गया, मद्रास संधि का उल्लंघन किया गया था। दूसरा कारण देखा जाए तो अमेरिकी क्रांति भी था यहाँ पे। अब अमेरिकी क्रांति नाम का यहाँ पे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अमेरिकी क्रांति का मतलब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो फ्रांसीसी और जो अंग्रेज हैं एक दूसरे को फूटे आँख नहीं सुखा रहे हैं, ठीक है।
तो मामला वही था अमेरिकी क्रांति में, देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे लेके जो कि, ठीक है, फ्रांसीसी और ब्रिटेन वाले को बीच यहाँ पे तनातनी होती रहती थी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेज़ों के द्वारा माहे बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। ये जो माहे बंदरगाह है ये मैसूर के क्षेत्रों में आता था, और ज़बरदस्ती, समझ रहे हैं ना, मतलब पश्चिमी तटों की तरफ आके अंग्रेज़ों ने माहे बंदरगाह पे अधिकार कर लिया। क्यों? तो व्यापारिक गतिविधियों, व्यापार, मसाला, यही तो हैदर अली बहुत तेज़ था ना, कि उनकी कमर को तोड़ने में हैदर अली ने बहुत बड़ा रोल निभाया ही निभाया था। मसाल के व्यापार को लेके जो बहुत बड़ा मुनाफा मिलता था पूरी तरीके से रोक दिया था। ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि श्रेय दिया जाना चाहिए हैदर अली को। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई हुई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई हुई थी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम में ही जैकोबियन क्लब की स्थापना की गई। जैकोबियन क्लब की स्थापना की गई। ये जैकोबियन क्लब आपको देखने के लिए मिलेगा फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति में जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई, तो एक गणतंत्र के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे वहाँ पे एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसको बोला जाता है, ठीक है, जैकोबियन क्लब, जैकोबियन दल बोला जाता है, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने भी लोकतंत्र के नाम पे हिंसा के साधनों को अपना लिया। आगे चल के डायरेक्टरी का शासन आएगा, फिर तब चल के, ठीक है, नेपोलियन का शासन आ जाएगा। तो खैर वहाँ में नहीं जाना है, बस आपको यहाँ देखना है, ठीक है, कि श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का भी वृक्ष टीपू सुल्तान के द्वारा यहाँ पे लगाया हुआ था, ठीक है, मतलब लगाया गया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? ठीक है, अभी जो होता है ना राजनयिक संबंध, इसको यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि यूपीएससी में जो पद होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, यही तो है, ठीक है। राजनयिक संबंधों को अलग देशों से, ठीक है, स्थापित करने के लिए कोई न कोई उनका अधिकारी हमारे यहाँ रहेगा, एम्बेसी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आपको जवाब देना है। कह रहा है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था? उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान, जैसे कि फ्रांस से बेहतर संबंध बनाया, तुर्की से भी बेहतर संबंध बनाया था टीपू सुल्तान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कुस्तुनतुनिया का जो क्षेत्र था, ठीक है, वहाँ पे सहायता मांगने के लिए भेजा हुआ था 1784-85 में, 84-85 में, ठीक है। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ पे हराया था टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पोल्लीपुर में। पोल्लीपुर में यहाँ पे हराया हुआ था। थोड़ा कहानी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि बात करें यहाँ पे हैदर अली और दूसरा यहाँ पे कौन हो जाएगा? टीपू। दोनों बाप बेटा है यहाँ पे, सिंपल सा है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ था कि मराठों से, निजाम से, इसके साथ साथ देखा जाए, ठीक है, तो फ्रांसीसियों से, ठीक है। मात्रात्मक औषधियों का आप लोग देख लेंगे तो समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फ्रांसीसियों से, ठीक है। माना जाता है कि 1780 के आसपास वहीं जो कह सकते हैं कि द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है। इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 के आसपास अर्काट पे अधिकार किया गया था। अर्काट पे अधिकार किया गया था और हेक्टर मुनरो की सेना को, हेक्टर मुनरो याद आ रहा है? हेक्टर मुनरो का नाम, जो कि, ठीक है, बक्सर की लड़ाई का नेतृत्व किया था। तो हेक्टर मुनरो की सेना को ये लोग कहाँ हराया हुआ था? पोल्लीपुर में, ठीक है। फिर आगे चल के इस हैदर अली को वही, ठीक है, सर आयरकुट के द्वारा हरा दिया जाएगा। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? बहुत खतरनाक संधि था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो लगभग
1790 से लेके 1792 ईस्वी के बीच ये हुआ था। ठीक है, इसमें देखा जाए तो अंग्रेज़ों का जो साथ था, अंग्रेज़ों लोगों ने ठीक है अपने कूटनीतिक चाल के माध्यम से, देखिए निज़ाम तो बिल्कुल ही घंटे की तरह था। ठीक है, हालांकि अंग्रेज लोग ही इसको बजाता था निज़ाम को। ठीक है, मराठों को ये लोग शामिल कर लिया था। मराठों को दूरदर्शिता का अभाव था, क्या करेंगे यहाँ पे मराठों को। ठीक है, जो सीमा लग रही थी मराठा वर्सेस जो मैसूर था, सीमा विवाद को लेकर देखा जाए मैसूर का तो निजाम से भी था, मराठा से भी था। तो मराठा लोग इस बार तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। बेचारा अकेले कौन पर गया? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को बुरी तरीके से यहाँ पे पराजित किया गया। ठीक है, और इसको श्रीरंगपट्टनम की संधि इस पर थोपा गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि, इस संधि के जो प्रावधान बहुत खतरनाक साबित हुआ। टीपू सुल्तान का आधा राज्य अंग्रेज़ों ने ले लिया और 3 करोड़ का युद्ध हर्जाना लगाया। 3 करोड़ की राशि उस समय सोचिए। ठीक है, बदले में उसके बच्चों को रख लिया गया कि जब तक 3 करोड़ नहीं दोगे तुम्हारे बच्चे को हम लोग नहीं देंगे। बहुत ही अपमानजनक संधि था। इस समय था कर्नवालिस, याद रखिएगा। ठीक है, कर्नवालिस ने बोला बहुत अच्छा स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने दुश्मन को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया। इसका मतलब कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में चाहता कर्नवालिस तो उसी समय टीपू सुल्तान के सारे क्षेत्रों को ले लेता है, लेकिन आधा ही क्षेत्र लिया। क्यों? क्योंकि आधा क्षेत्र लेके कुछ निजाम को बांट दिया, कुछ मराठों को बांट दिया, अभी भी आधा क्षेत्र था। तो इसीलिए बोला जाता है कि कर्नवालिस के द्वारा कि हमने अपने मित्रों को क्या किया? शक्तिशाली भी बनने नहीं दिया और अपने दुश्मन को भी नेस्तनाबूद कर दिया, मतलब पराजित कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पे समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण क्या क्या था? हमेशा फ्रांसीसी रिलेशनशिप को ध्यान रखिएगा, टीपू फ्रांसीसी संबंध। ठीक है, जो अंग्रेज़ों की आंखों में हमेशा खटकता था। अब याद करिए 1790-92 का, यहीं पे देखेंगे तो यूरोप की राजनीति में एक भूचाल आ रहा है, फ्रांस की राजनीति में एक भूचाल आ रहा है, और वहाँ पे नेपोलियन जैसे महानायक का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है सब। उसके अलावा देखा जाए यहाँ पे तो टीपू के द्वारा यहाँ पे त्रावणकोर पर हमला कर लिया गया, त्रावणकोर पर हमला कर दिया गया, और मैंगलोर संधि का उल्लंघन किया गया। ठीक है, जो कि इस संधि का उल्लंघन बार बार हो रहा है, देख रहे हैं ना। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि का उल्लंघन किया गया, वहीं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि का उल्लंघन किया गया। कोई मतलब संधि तो कुछ रह ही नहीं रहा है। संधि एक ही था, अमृतसर की संधि, जो अंग्रेजों ने किया था किसके साथ? महाराजा रणजीत के साथ, महाराजा रणजीत सिंह के साथ। ठीक है, जीते जी मजाल नहीं था कि उस संधि को अंग्रेजों के द्वारा उल्लंघन कर दिया जाए, मरने के बाद कर दिया गया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। लास्ट में ध्यान रखिएगा 1799 में। ठीक है, जो कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1799 में, और इसी समय टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के द्वारा हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, इस समय होगा यहाँ पे वेलेजली। ठीक है, वेलेजली ने एक बड़ा अच्छा शब्द यहाँ पे बोला हुआ था कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है, अर्थात इतनी बड़ी जो, ठीक है, प्रतिस्पर्धा जो देने वाला था, यहाँ पे चैलेंज जो देने वाला था मैसूर, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। वेलेजली को यहीं पे, ठीक है, मार्क्यूस की उपाधि दी गई। ठीक है, कारण देखा जाए यहाँ पे, कारण क्या क्या था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का? तो देखिए, नंबर 1 कारण बात करें तो सहायक संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हारने के बाद से ही सहायक संधि थोपने का प्रयास किया गया, लेकिन यह मजाल नहीं था कि टीपू सुल्तान इस सहायक संधि को अपना लेता। ठीक है, तो अभी उसकी एक वीरता का ही प्रतीक है कि हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे अंडर कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ठीक है, तो सहायक संधि। इसके अलावा यहाँ पे ये भी टीपू पे आरोप लगाया गया कि ये मराठा और निजाम के साथ षड्यंत्र कर रहा है, और तीसरा यहाँ पे कारण था, ठीक है, नेपोलियन का विस्तार, क्योंकि ये 1799 का जो दौर है, नेपोलियन पूरा का पूरा, ठीक है, कई सारे क्षेत्रों को जीत रहा है। बिल्कुल वो इधर इजिप्ट तक आ चुका है,
रूस के तरफ भी वो जाने का पूरा पूरा प्लानिंग कर रहा है। तो ऐसे में ये था कि अगर ये इजिप्ट तक आ गया है, सोचिए, ठीक है, वर्तमान में जो पनामा नहर है वहाँ तक अगर ये आ गया है, तो अगर अपनी सेना को लेके अगर भारत में आ गया तो अंग्रेज़ों के लिए बहुत बड़ी, ठीक है, चैलेंज साबित कर देगा। चैलेंज होगा ही होगा। और नेपोलियन किससे मिला हुआ है? टीपू सुल्तान किससे मिला हुआ है? फ्रांसीसियों से मिला हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली पराजित हुआ था। क्या ये सही है? खुद आप बताइए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ था या अंग्रेज लोग पराजित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, ये गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज लोग यहाँ पे पराजित हुआ था, ठीक है। उसमें अंग्रेजों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था वो था वेरलेस्ट। इसका नाम याद रखिएगा, वेरलेस्ट, ठीक है। तो वेरलेस्ट की जो भी सैन्य टुकड़ी थी पराजित हुई थी 1769 के आसपास, 1769 के आसपास। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। क्या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया कि अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया था? अंग्रेजों ने, ध्यान रखिएगा। उसमें कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उन माने इन लोगों के द्वारा देखा जाए तो पराजित किया गया था, ठीक है। खासकर हैदर अली को उसी समय उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। फिर टीपू सुल्तान आएगा और मैंगलोर की संधि करेगा, मैंगलोर की संधि करेगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। क्या ऐसा था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, और अभी कितना खतरनाक था श्रीरंगपट्टनम की संधि, सब मैंने बता दिया है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। और पुनः क्या किया गया? तो मैसूर के क्षेत्रों में एक छोटे से जगह पे, बाकी सारे क्षेत्रों को तो अंग्रेजों ने ऑक्युपाई कर लिया, एक छोटे से जगह पे पुनः ओडियार वंश के एक 5 वर्षीय बालक को शासन सत्ता सौंप दी। गद्दी मैंने उसको दे दिया सिंबोलॉजिक तौर पे। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इलाहाबाद की संधि, मैंगलोर है, सालाबाई की संधि, सब यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए बताइए आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। याद आ रहा है सब? एक एक चीज़ मैंने क्लियर कराया हुआ है पिछले क्लास में, 1765 में। और इलाहाबाद की संधि के समय, ठीक है, कौन आया हुआ था? क्लाइव आया हुआ था, क्लाइव आया हुआ था। तो क्लाइव ने 2 संधि किया हुआ था। एक तो किया था 12 अगस्त 1765 को। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया हुआ था? ठीक है, तो जो शाह आलम, मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकेंड था, और बंगाल का नवाब नज्म दौला था उस समय, ठीक है। मीर जाफ़र का पुत्र नज्म दौला। इसी में बोला गया था ना कि क्लाइव ने इन दोनों के साथ ऐसे डील किया जैसे कि एक, ठीक है, घोड़ा को, मैंने एक गधा को खरीदने में जितना समय लगता है। और पुनः 16 अगस्त को यहाँ पे जो संधि होगा, 16 अगस्त को जो संधि होगा, ठीक है, अवध का जो शासक होगा, नवाब होगा, सुजाऊ दौला के साथ। मैंगलोर की संधि कब हुआ? मैंगलोर की संधि जो हुआ है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1784 के आसपास, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। सालबाई की संधि आपको याद होगा, ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1769 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सालाबाई का युद्ध। महादजी सिंधिया ने इसमें मध्यस्थता की, महादजी सिंधिया ने इसमें मध्यस्थता की। और किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था अंग्रेजों और नाना जो फडणवीस थे, फडणवीस के बीच हुआ था। याद है ना आप लोगों को? अंग्रेज और फडणवीस के बीच, वही जो रघुनाथ राव था, धोखा दे के चला गया था। उसके बाद से है यहाँ पे मद्रास की संधि, प्रथम आंग्ल, ठीक है, मैसूर युद्ध, जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। लास्ट में कौन बच रहा है यहाँ पे? सॉरी, सालाबाई की संधि 1769 नहीं होगा ना, सालाबाई की संधि हो जाएगा 1782 में। और उसके बाद से बचेगा मद्रास की संधि, ये हो जाएगा 1769 में, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो गया, उसको आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, ए का 4, बी का 2, ऐसे एक ही ऑप्शन है। बाकी सी का देख रहे हैं 3, सॉरी सी है ना, यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। ए का 4,
गलत होगा, ठीक है। सी का यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। एग्जाम में यही सब कॉन्शियस रखना है आपको, ठीक है, कि जल्दबाजी में टिक नहीं करना है। सी का 1 है और डी का हो जाएगा यहाँ पे 3, डी का हो जाएगा 3, तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। इसकी मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगा, फिर जिंदगी में आप लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। बेगम समरू, तो फिलहाल देख लीजिए, ठीक है, जहाँ प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधना में। बहुत ही शानदार एक लव स्टोरी के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। सरधना में बेगम समरू, बेगम समरू, पहले इसका नाम था, ठीक है, इसका नाम था फरजाना। ध्यान से समझते चलिए, फिर आपको भूलना नहीं है। बहुत अच्छा लव स्टोरी है, इंटरेस्टिंग भी आएगा आप लोगों को। बेगम समरू नाम था फरजाना। अभी वर्तमान में जो दिल्ली का जो चावड़ी बाजार का क्षेत्र है, ठीक है, देखा जाए मुगलों के समय तो पूरा पूरा एक वेश्यालय वहाँ हुआ करता था, ठीक है, तवायफ कह सकते हैं। तो ये बेगम समरू देखा जाए उस समय फरजाना नाम था, लगभग बहुत उम्र नहीं था, ठीक है, लगभग 14-15 साल की एक, ठीक है, लड़की थी, नाचती गाजती थी। और उस समय ध्यान रखिएगा, ठीक है, अंग्रेज़ों का वर्चस्व काफ़ी अच्छा खासा भारत में बढ़ चुका था। तो इधर अंग्रेज़ों का वर्चस्व बढ़ रहा था, और उस समय देखा जाए तो एक शासक का इसमें आपको जिक्र देखने के लिए मिल जाएगा, खासकर मुग़ल बादशाह की हम लोग यहाँ पे जिक्र करें, ठीक है, मुग़ल बादशाह की यहाँ पे जिक्र करें, ठीक है, जिसका नाम आ जाएगा शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड। अब समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए फ्रांसीसी और अंग्रेज कभी भी क्या भारत में दोस्त हुए, नहीं हुए, आगे भी जल्दी नहीं हुए, ठीक है। वो बाद में चल के होंगे, वो अलग बात है, ठीक है। सामरिक हितों को, महत्व को ध्यान में रखते हुए, खासकर प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्ती रहा सब। लेकिन इस समय देखा जाए तो फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे के क्या थे, दुश्मन थे। अब यहाँ पे जो मुग़ल जो क्षेत्र था, ठीक है, और इधर जो फ्रांसीसी जो सेना था, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसी में एक फ्रांसीसी सेना का नाम आता है, जिसका नाम है, जिसका फ्रांसीसी सेना है, इसका नाम आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। सैनिक वाल्ड, ठीक है, सैनिक वाल्ड, सैनिक वाल्ड, वाल्ड, ठीक है, रेनहार्ड सेम्ब्रे, रेनहार्ड सेम्ब्रे, सेम्ब्रे, एकदम ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। तो जाते थे ना लोग उसमें मौज मस्ती के लिए, लोग जो भी विदेशी जो सैनिक होता था सब ये वैश्यालय की तरफ लोग रुख करता था। ये गया और फरजाना को देखा और इसके बिल्कुल प्यार में पड़ गया, प्यार में पड़ गया। फिर ये जहाँ जहाँ जाता था, जहाँ जहाँ जाता था, फरजाना को साथ में लेके जाता था। तो इस प्रकार, ठीक है, इस फरजाना को बोला जाता है, फरजाना को बोला जाता है कि पहले ये प्रेमिका बनी, प्रेमिका बनी, बाद में ये पत्नी बन गई, पत्नी बन गई, पत्नी बन गई, और आगे चल के क्या बन गई, विधवा बन गई, विधवा बन गई, और आगे चल के ये मुस्लिम से क्या बन गई, तो क्रिश्चियन बन गई, ईसाई बन गई। अब कैसे बनी, थोड़ा सा आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैंने बताया कि सैनिक वाल्ड रेनहार्ड जो सेम्ब्रे था, यही जो सेम्ब्रे देख रहे हैं ना, इसी सेम्ब्रे का अपभ्रंश भाषा कह सकते हैं, यही अपभ्रम भाषा के रूप में होता है समरू। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, समरू, ठीक है। लेकिन बेगम नाम कब पड़ा, समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। तो उस समय होता था शाह आलम सेकेंड होता था, और आपको पता है कि अंग्रेज़ों और शाह आलम सेकेंड के बीच कभी पटा नहीं। तो फ्रांसीसी जो सेना था सेम्ब्रे, ठीक है, अंग्रेज़ों से लड़ाई करता था, मुग़लों के तरफ से यहाँ पे लड़ाई करता था। इससे खुश होके शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम सेकेंड ने इसको क्या दे दिया, जागीर दे दिया, जागीर दे दिया, ठीक है। एक बड़ा सा जो क्षेत्र जो होता था, ठीक है, जागीरदारी व्यवस्था के अंतर्गत, तो वहीं एक इसको जागीर दे दिया गया, ध्यान रखिएगा। और जागीर कहाँ दिया गया इसको, सरधना के क्षेत्र में, सरधना के क्षेत्र में इसको यहाँ पे जागीर दे दिया गया, ठीक है। और इसके लिए दिल्ली में एक महल भी बनवाया गया। ये महल आज भी, ठीक है, मतलब वर्तमान में मौजूद है, चांदनी चौक के इलाके की तरफ वर्तमान में बैंक वगैरह वहाँ पे कार्य करता है, ठीक है। ये है कहानी, लेकिन लंबे समय तक रहा नहीं, और सेब्रे की यहाँ पे मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु के बाद से लगभग देखा जाए तो 1789 के आसपास इसकी मृत्यु हो गई। अब इसकी मृत्यु के बाद अब कौन है यहाँ पे, बेगम, ठीक है, जो समरू है यहाँ पे, समरू है अकेली पड़ गई। लेकिन शाह आलम द्वितीय ने जो जागीर इसके पति को, सेब्रे को दिया था, वही जागीर बेगम यहाँ पे समरू को दे दिया। अब यहाँ पे एक जागीर की यहाँ पे मालकिन हो गई,
तो इसको यहाँ पे बोला जाने लगा बेगम समरू, बेगम समरू। आगे चल के इसकी याद में इसने भी एक मिसाल पेश किया सेब्रे की याद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईसाई धर्म को अपनाया, ईसाई धर्म को अपनाया और उसी सरधना के क्षेत्र में एक चर्च का भी निर्माण करवाया, चर्च का भी निर्माण करवाया, ठीक है। तो यही था इन लोगों की लव स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। भूलना नहीं है, इसे सारे प्रश्न देखिए घुमा पुरा के पूछा जा सकता है। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, बताते चलना है आपको। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, क्या ये सही है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कृषि पद्धति वहाँ जो प्रारंभ किया था, किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान है। आपको ध्यान होगा इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है। तो पहला गलत है, अर्थात यहीं का पूछ रहा है, सही नहीं है। बाकी सब सही है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई का खाने स्थापित किए, बिल्कुल सही है। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया, बिल्कुल सही है। 5 वेधशाला का इसने निर्माण करवाया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो एक ही गलत था जो कि करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, थोड़ा सा आप लोग विचार करने का प्रयास कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, क्या ये सही है? अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, ये बिल्कुल गलत है। पानीपत का युद्ध की बात करें हम लोग तो 14 जनवरी कब हुआ है? 1761 को, 1761 का हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ है ये, ठीक है। किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक और मराठों की तरफ से कौन गया था? सदाशिव भाऊ, सदाशिव भाऊ, नाम सुन लीजिए अगर आप लोग कट जा रहा होगा पीछे तो, ठीक है, सदाशिव भाऊ। इसमें एक इतिहासकार है जेएन सरकार, ठीक है, जेएन सरकार इसमें बोलते हैं इस युद्ध को लेके कि मराठा में से, ठीक है, शायद ही कोई ऐसा फैमिली होगा जिसने इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों को ना खोया हो। मतलब समझ रहे हैं ना, मराठा बहुत सारे सैनिक इसमें क्या हो गए? मारे गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, तृतीय में हुआ या चतुर्थ में हुआ? गलत है ये, ठीक है, ये भी गलत है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, ये बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर जो उसका सेनापति था, जैसे कि, ठीक है, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीर चंद, ठीक है, सबको एक तरफ मिला लिया। क्लाइव का इसको गीदड़ बोला गया, सोने की बोरी बोला गया, सब मैंने करा दिया है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 सही होगा, केवल और केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से 24 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखिए वीडियो हम लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि शॉर्ट वे में कराया जाए तो शॉर्ट वे में मैं करा दूंगा, ठीक है, 15 से 20 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर ये वही चीज़ हो जाएगा कि कॉन्सेप्ट जब आएगा नहीं तो फिर आप रटने की प्रक्रिया से गुजरेंगे। ऐसे टॉपिक को लगता है कि रट लें, रट के आप सोचिए कितना समय तक आप याद रख पाएंगे। रट के इन बड़े एग्जामों की आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा आपको कॉन्सेप्ट की तरफ फोकस करना होगा और उसके लिए समय चाहिए। और बार बार मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ, आप लोग मुझे समय दें, मैं आप लोगों को रिजल्ट दूंगा। तो इसीलिए अगर आपको लगता है, ठीक है, फाइनली अगर आपको लगता है कि वीडियो को छोटा करना चाहिए तो छोटा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा यही मानना है कि जो प्रोसेस से मैं आपको करा रहा हूँ इसी प्रोसेस से आप लोग एकदम इत्मीनान हो के देखने का प्रयास कीजिए, समय दीजिए। एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न ऐसे टॉपिक से गलत नहीं होगा। और यही प्रश्न नहीं, यही टॉपिक नहीं, बल्कि जो भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक, घटना चक्र, मतलब इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी, सारे सब्जेक्ट को मैं इसी तरीके से कराऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें। सपोर्ट के लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करें और, ठीक है, कमेंट भी आप लोग करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।